हेलो। ये सोचना कितना अजीब है ना कि हमारी आंखें हमारी माँ जैसी और बाल पिता जैसे क्यों होते हैं। मतलब ऐसा क्या है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से हम सब इंसानों को हैरान किया है। तो आज हम ऐसे भिक्षु की कहानी में गोता लगाएंगे जिसने अपने छोटे से बगीचे में मटर के पौधों के साथ काम करते हुए इस बड़े रहस्य को सुलझाया और यहीं से आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स की नींव रखी गई। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है ना? मतलब हमारे वजूद का एकदम सेंट्रल सवाल। पीढ़ियों से सबने देखा कि भाई आदतें शक्ल सूरत परिवारों में चलती हैं, लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे काम करता है, ये एक बड़ी पहेली थी। और मजे की बात यह है कि इस पहेली को सुलझाने का श्रेय एक ऐसे इंसान को जाता है जिसके पास सिर्फ एक बगीचा, कुछ मटर के पौधे और एक बेहद जिज्ञासु दिमाग था। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे वंशागति की उस पुरानी पहेली से, फिर मिलेंगे एक खास भिक्षु से जिनके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। जानेंगे उनके सीक्रेट वेपन यानी मटर के पौधे के बारे में। फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने 7 अलग-अलग लक्षणों पर काम किया और अपना पहला हाइब्रिड क्रॉस किया। और आखिर में हम ये समझेंगे कि क्यों उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वंशागति की पहेली की। मेंडल के आने से पहले लोग विरासत के बारे में आखिर जानते क्या थे। उन्हें बस इतना पता था कि भाई कुछ तो है जो माता पिता से बच्चों में जाता है, लेकिन ये कुछ असल में क्या था और ये काम कैसे करता था, ये एक बहुत बड़ा रहस्य था। और इसी प्रक्रिया का एक नाम है वंशागति या हेरिडिटी। ये बस एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि जो भी लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास ऑन होते हैं। ये हर परिवार में, हर जीवित चीज में साफ साफ दिखता है। लेकिन यहाँ एक और मजेदार बात है। संतानों को माता पिता से लक्षण तो मिलते हैं, पर वो कभी भी उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, है ना? यहाँ तक कि सगे भाई बहनों में भी फर्क होता है। इसी चीज को कहते हैं विभिन्नता या वेरिएशन। और ये वंशागति की पहेली का एक और बहुत जरूरी हिस्सा था। असल में यही वेरिएशन है जो जिंदगी को इतना विविध और दिलचस्प बनाती है। तो अब मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, एक ऐसा इंसान जिसके सब्र और मेथोडिकल काम ने बायोलॉजी की हमारी पूरी समझ में एक क्रांति ला दी। ये हैं ग्रेगर मेंडल, ऑस्ट्रिया के एक भिक्षु। अब जरा यहाँ मेंडल के डेडिकेशन पर ध्यान दीजिए। 7 साल, पूरे 7 साल तक उन्होंने अपने मठ के बगीचे में एक एक मटर के पौधे को बड़ी सावधानी से ब्रीड किया और ऑब्जर्व किया। और ये सब उन्होंने तब किया जब उन्हें पता भी नहीं था कि उनके काम का नतीजा क्या निकलने वाला है। सोचिए, ये सालों के समर्पित और धैर्य वाले काम का नतीजा था। कहते हैं ना, हर महान एक्सपेरिमेंट करने वाला ये जानता है कि आधी कामयाबी तो सही सब्जेक्ट चुनने पर ही मिल जाती है, और मेंडल का चुनाव वो एकदम परफेक्ट था। तो सवाल ये है कि आखिर साधारण सा मटर का पौधा ही क्यों? ये एक जीनियस चॉइस थी। क्यों? क्योंकि इसे उगाना बहुत आसान था। इसकी लाइफ साइकिल छोटी थी, मतलब उन्हें नतीजों के लिए दशकों तक इंतजार नहीं करना था। और सबसे जरूरी बात, इसमें बहुत सारे अलग अलग लक्षण थे जिन्हें आसानी से देखा जा सकता था। साथ ही वो इसकी ब्रीडिंग को भी कंट्रोल कर सकते थे। सच कहूं तो ये एक ऐसा चुनाव था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेंडल की जीनियस का एक और पहलू था उनका फोकस। उन्होंने एक साथ सब कुछ समझने की कोशिश नहीं की। नहीं, इसके बजाय उन्होंने कुछ खास, एकदम स्पेसिफिक लक्षणों को चुना। और ये टेबल बहुत शानदार ढंग से दिखाती है कि उनका अप्रोच कितना सिस्टमेटिक था। उन्होंने ये 7 लक्षण चुने और हर लक्षण के 2 साफ साफ उल्टे रूप थे। जैसे पौधा या तो लंबा था या बौना, बीज या तो गोल था या झुर्रीदार, बीज का कुछ नहीं था। ये जो ये या वो वाला अप्रोच था ना, इसी ने उन्हें वो क्लियर पैटर्न देखने में मदद की जो उनसे पहले किसी ने नहीं देखे थे। तो चलिए अब आते हैं एक्सपेरिमेंट के दिल में, वो प्रक्रिया जिसने आखिरकार हेरिडिटी के नियमों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। अब चीजों को सिंपल रखने के लिए मेंडल ने एक बार में सिर्फ एक ही लक्षण, एक ही ट्रेट पर ध्यान दिया। इसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे उन्होंने सिर्फ ये देखा कि पौधे की लंबाई वाली क्वालिटी कैसे आगे बढ़ती है, बाकी सब कुछ को उन्होंने उस वक्त के लिए इग्नोर कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि हुआ क्या। उन्होंने एक शुद्ध नस्ल वाले लंबे पौधे से शुरुआत की, मतलब एक ऐसा पौधा जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ लंबे पौधे ही पैदा करता है, और उसका क्रॉस पॉलिनेशन कराया एक शुद्ध नस्ल वाले बौने पौधे से। अब जो पहली पीढ़ी आई, जिसे F1 कहते हैं, उसमें क्या हुआ? सारे के सारे पौधे लंबे थे। कमाल है, ये तो किसी जादू जैसा था।
बौनापन गया कहाँ? यही सवाल मेंडल ने भी खुद से जरूर पूछा होगा। लेकिन फिर मेंडल ने इन F1 लंबे पौधों को आपस में ही पॉलिनेट होने दिया और उनकी अगली पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी में वो बौना लक्षण फिर से सामने आ गया। और बस यहीं पर मेंडल ने इतिहास रच दिया। ये वो आहा मोमेंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने समझा कि लक्षण आपस में घुल-मिल नहीं रहे थे, मिक्स नहीं हो रहे थे, बल्कि एक लक्षण जिसे उन्होंने डोमिनेंट यानी प्रभावी कहा, वो दूसरे लक्षण जिसे उन्होंने रिसेसिव यानी अप्रभावी कहा, को बस छिपा सकता था, मास्क कर सकता था। वो बौनेपन वाला लक्षण गायब नहीं हुआ था, वो तो बस छिपा हुआ था, इंतजार कर रहा था अगली पीढ़ी में फिर से सामने आने का। मेंडल के इन एक्सपेरिमेंट्स का असर उनके छोटे से बगीचे से कहीं कहीं ज्यादा दूर तक फैला, इतना कि इसने विज्ञान की एक पूरी की पूरी नई ब्रांच को जन्म दे दिया। मेंडल के काम ने ही जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के फील्ड की नींव रखी। यह साइंस की वो ब्रांच है जो ये स्टडी करती है कि लक्षण कैसे पास होते हैं और क्यों हम सब में इतनी विभिन्नता होती है। एक तरह से ये साइंस की वो ब्रांच है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि हम जो हैं वो क्यों हैं। और इसी वजह से आज पूरी दुनिया ग्रेगर मेंडल को एक ऐसे टाइटल से जानती है जो उन्होंने पूरी तरह से कमाया है, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। उनके उस छोटे से बगीचे में किए गए काम ने लाइफ के कोड को समझने का दरवाज़ा हमेशा के लिए खोल दिया। मेंडल की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि सबसे बड़े रहस्य अक्सर सबसे साधारण जगहों पर ही छिपे होते हैं। बस एक जिज्ञासु दिमाग चाहिए उन्हें खोजने के लिए। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज हमारे चारों ओर की दुनिया में जीवन के और कौन-कौन से रहस्य हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।